हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने हम सब के हमारे हमरू पब्लिकेशन हाउस में। तो एक बार फिर से हम लोग आप सबके साथ जुड़ गए हैं हमारे आज के दिन के इस दूसरे सेशन में, जिसमें हम लोग बात करेंगे सोलो बुक कुछ तो है के बारे में और उनकी लेखिका पूनम सिन्हा मैम के साथ। तो जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइए और पूनम सिन्हा मैम के साथ इस वार्तालाप को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और आप लोग जल्दी जल्दी हमारे इस लिंक को शेयर कर दें ताकि सभी लोग आपके साथ जुड़ सके, हमारे साथ जुड़ सकें और इस वार्तालाप को देख सके, इसका आनंद ले सकें। तो पूनम मैम के साथ आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। जो लोग इसके पहले जुड़े थे उन्हें पता होगा कि हम लोग अमृतसर के साथ बात कर रहे थे। जो लोग देर से जुड़े उन्हें मैं बता दूं कि अभी हम लोग अमृतसर के साथ उनकी पुस्तक एहसास दिल के बारे में बात कर रहे थे। और पूनम सिन्हा मैम के साथ अभी जो वार्तालाप होगी 3:30 से 4, इसके तुरंत बाद हम लोग 4 से 4:30 भागवत प्रसाद वशिष्ठ सर से बात करेंगे, जो हमारे साथ 6 पुस्तक प्रकाशित करवा चुके हैं। 6ठी पुस्तक बहुत जल्द उनकी आने वाली है और आज उनकी दूसरी पुस्तक की सोलो बुक है, सेकंड एपिसोड आप कह सकते हैं। तो जिसकी पुस्तक का नाम है आलोक पथ और हम लोग आज उस पर विषय करेंगे, चर्चा करेंगे। तो बस हम लोग इंतजार कर रहे हैं पूनम सिन्हा मैम के बारे में। तब तक मैं सभी को बता दूं कि आज का दिन जो है वो सेशन से भरा हुआ है और नॉट आज का दिन, ये पूरा सप्ताह जो, ये पूरा महीना जो है लाइव सेशन से भरा हुआ है। कल भी हम लोग RK तिवारी सर, RK मतंग सर के साथ लाइव आने वाले हैं और बहुत सारे सेशन भरे हुए हैं क्योंकि 2-3 महीने से हम लोग सिर्फ बुक लेके आ रहे हैं। बहुत सारी बुक आ रही है और इतनी ज़्यादा हम लोग व्यस्त है कि हम लोग को लाइव शो करने का भी अवसर नहीं है। तो फिर बहुत अच्छी बात है, ये चीज़ें तो सफलता का प्रतीक है। तो हम लोग इंतजार करते हैं पूनम सिन्हा मैम का कि वो जल्दी से आए और हमारे सेशन को सुचारू रूप से करें। और मैम आ चुकी है, अब जल्दी से हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। मैं ताकि हम लोग आपके साथ वार्तालाप शुरू करें और आपका धन्यवाद, स्वागत है मैम। तो पूनम सिन्हा मैम आपका जल्दी स्वागत है। जी मैम उपस्थित है। तो मैम कैमरा आप रोटेट कर ले तो एरो का साइन होगा। जी मैम नमस्कार मैम। नमस्कार। तो आपका स्वागत है। मैम आपकी आवाज़ नहीं रहा, आपके साथ माइक भी लगाया हुआ है, ईयरफोन आवाज़ हाँ को जी, भी हो रहा है। आवाज आ रही है अभी? हाँ अभी ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है। तो और स्वागत है मैम आपका, आपके अपने हम लोग बिल्कुल हाउस। धन्यवाद कैसा लग रहा है अभिषेक मैम जी, हमारे साथ जुड़ के? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा। और सबसे पहले आपको भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि इस बुक के साथ आपने भी एक सफलता की एक नई सीढ़ी को तय किया है, एक नए पायदान पर चढ़ाई की है, तो उसके लिए आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। तो मैम सबसे पहले तो हमें बताइए, हमारे दर्शकों को कुछ तो है कि क्या कहानी है, इसके पीछे का आपका उद्देश्य क्या है और क्या है, कैसे आपके मन में आया कि आपको इसे नामक पुस्तक लिखनी चाहिए, हम सभी को बताइए। कुछ तो है मेरी अनकही भावनाओं का की एक प्रस्तुति है। कई बार मैंने अपने आसपास भी देखा है, आसपास के घरों में देखा है, बच्चियों को देखा है, मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, वहाँ भी मैंने बच्चों को देखा है कि कई सारी ऐसी बातें हैं जो बच्चे कह नहीं पाते हैं, जो लड़कियाँ कह नहीं पाती हैं, औरतें कह नहीं पाती हैं, मन में ही रह जाती हैं। बातें बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी बातें हम कह देते हैं, एक्सप्रेस कर देते हैं, लेकिन कुछ बातें हैं, छोटी छोटी बातें ही हैं जो बहुत मन को छूने वाली होती है, बहुत मन को टच करने वाली होती है, वो बातें रह जाती हैं। तो मैंने उसी को लेकर के यह काव्य संग्रह लिखा है और इसलिए मैंने इसका शीर्षक दिया कुछ तो है। तो जैसा कि हम सब लोग आप जानते हैं, तो आपकी लेखन शैली काफी यथार्थवादी होती है, लोगों से काफी दूरी होती है, आम जनमानस की। तो मैम इस लेखन शैली के पीछे की कहानी, वजह और आपके लेखन सफर का शुरुआत इसके बारे में बताइए। सचमुच में मैं जो देखती हूँ, जो महसूस करती हूँ, उसे मैं अपने लेखन में प्रस्तुत कर देती हूँ। वैसे तो लेखन की शुरुआत काफ़ी पहले से हो चुकी है। मैं स्कूल में थी, मैं कॉलेजेस में थी, उस समय भी मैं लिखा करती थी, लेकिन उस समय बहुत बृहद स्तर पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक काव्य संकलन निकाल लूँगी। तो सबसे ज़्यादा मुझे जो मदद मिली वो मेरे स्कूल ज्वाइन करने के बाद। मैं एक शिक्षिका हूँ, DAV पब्लिक स्कूल हजारीबाग में पढ़ाती हूँ। तो वहाँ ज्वाइन करने के बाद मुझे जो एक हिंदी शिक्षिका के रूप में जो दायित्व सौंपा गया, उस दौरान मुझे लिखने का काफ़ी अनुभव हो गया। और सबसे ज़्यादा लिखने की वजह जो है वो लॉकडाउन का पीरियड है,
क्योंकि इस 2 साल के लॉकडाउन के पीरियड में मुझे इतना समय मिला कि मैं लिख पाऊँ। तो यही है कि मैं इसमें बैठ कर के लिखा करती थी और आज आपके सामने एक काव्य संग्रह है। एक आपकी लेखिका के रूप में तो मैम जैसा आपने बताया कि शिक्षिका का होना आपके लिए काफी सहयोगी था, सहायक रहा और लॉकडाउन का भी रहा है। तो आपको मैम उन दिवसों में या बचपन से क्या पढ़ना ज्यादा पसंद है? आप अपनी रुचि के बारे में बताइए, किनको पढ़ना पसंद है, क्या पढ़ना? मुझे तो कविताएं बहुत अच्छी लगती है। शुरू से मैं महादेवी को पढ़ा करती थी और महादेवी की कविताएं मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित करती थी। उनकी 2 पंक्ति मैं बोलना चाहूँगी सर। उनको पीड़ा में ढूंढा, उनमें ढूंढूंगी पीड़ा। ये 2 पंक्तियां मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो उसके बाद हाँ जी, और उसके बाद मैं उनको पढ़ती चली गई तो उनकी बहुत सारी कविताएं हैं जो मुझे बहुत गहराई तक, अंतर तक प्रेरित कर दी। और उसके बाद मैं प्रेमचंद को बहुत पढ़ी हूँ। प्रेमचंद का जो लेखन है वो आदर्शोन्मुखी यथार्थ है, यथार्थ भी है लेकिन एक आदर्श की तरफ जाता है। इसलिए मुझे उनकी कहानियाँ या उनके उपन्यास बहुत ज़्यादा पसंद आए। उनके कहानी के चरित्र वो यथार्थ से जुड़े होते हैं और हमारे सामने एक आदर्श भी प्रस्तुत करते हैं। तो ज़्यादातर मैं उन्हें पढ़ती हूँ। तो जैसा कि मैं हम सभी जानते हैं कि जो हम लोग पढ़ते हैं वही लिखते हैं, पढ़ के जो हमने मन में हम लोग वही छलकता है और लिखने के उसमें बाहर निकलता है। तो आपको मैम क्या लिखना पसंद है, किस विधा में लिखना पसंद है, किस विधा में लिखना पसंद है, उसके बारे में बताइए। वैसे तो मैं कविताएं ज़्यादा लिखती हूँ और मुझे नारी चरित्र शुरू से बहुत ज़्यादा प्रेरित किया है। मैं खुद भी एक नारी हूँ और नारी होने के नाते मैंने सभी नारियों की पीड़ा को, उनकी खुशी को, उनके उत्साह को महसूस किया है। तो मैं उसी पर ज़्यादा लिखना पसंद करती हूँ। और इसके अलावा मैंने कई आर्टिकल्स भी लिखे हैं इसी लॉकडाउन की पीरियड में और तरह तरह के आलेख लिखे हैं मैंने जो मेरे पत्र पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हुए। तो मैं बराबरी से लिखती हूँ, जितना मैं कविताएं लिखती हूँ उतना मैं आलेख भी लिखती हूँ। और आलेख में लिखती हूँ सामाजिक ज्वलन समस्याएं हैं जो बिल्कुल समय के अनुसार चल रही हैं, उस पर मैं लिखती हूँ। और कविताएं मेरी भावानुरूप ज़्यादा होती है, भावनाओं से जुड़ी होती है ज़्यादा, और जो यथार्थ पर भी है। तो मैम जैसा कि आपकी वार्तालाप हो रही है तो आपकी शब्दावली है वो बहुत ही उम्दा दर्जे का है, जिसको विशुद्ध हिंदी बोलते हैं, बहुत अच्छा है। तो आई थिंक आपसे अगर वार्तालाप होगी तो लोगों की जो शब्दावली है शब्द को उसमें वृद्धि होगी। और आपने जो बताया कि लेखन की, जी मैम लेखन का सीख हो रहा है, तो हम लोग चाहेंगे कि आप कुछ सुनाए जो आपके दिल के बहुत करीब हो, कोई भी रचना, छोटी सी रचना आप सुनाना चाहे तो मैं प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले सुनाना चाहूंगी जो रेजा होती है ना, रेजा मजदूरी ने, उन पर मैं सुनाना चाहूंगी क्योंकि उनकी लाइफ, उनकी बेलौस जिंदगी जिनमें वो हंसती खिलखिलाती हैं, दिन भर कड़ी परिश्रम करती हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था और मैंने उन्हें जब देखा तो उस पर मैंने एक कविताएं लिख दी। जरा गौर कीजिएगा। एकदम। देखा है मैंने श्रम सुंदरियों को, देखा है मैंने श्रम सुंदरियों को बनती हुई इमारतों के सर पर गेरुआ ईंट रखे, बल खाती कमर से चढ़ती है वो बनती इमारतों में। तो ये जो श्रम सुंदरियां हैं, मैंने इन्हें श्रम सुंदरियां नाम दिया है। बहुत बड़ा वर्ड है जी, बहुत बड़ा वर्ड, क्योंकि मुझे लगा कि ये हम सभी के लाइफ में तो कई सारी सुविधाएं होती हैं, लेकिन इनकी जिंदगी में वह सुविधाएं नहीं होती है। इसके बावजूद ये इतनी खुश रहती हैं और इस तरह से ये काम करती हैं एक दूसरे से मिलजुल करके, और कभी इन्हें यह भी महसूस नहीं होता है कि इनके जीवन में अभाव भी है। तो देखा है श्रम सुंदरियों को सिर पर गेरुआ ईंट रखे, बल खाती कमर से सीढ़ियों पर चढ़ते हुए बनती इमारतों के, रंग काला पर अप्रतिम सौंदर्य की छटा उनके सपाट मुखड़े को अद्भुत आभा से सजाती सीमेंट और ईंट की धूल से सज्जित चेहरा, क्योंकि वो उसी में काम करती हैं।
किसी भी अभिजात्य स्त्री के सौंदर्य को मात देती, वाह। बिना किसी मिलावट के चेहरे की पवित्रता, बिना किसी मिलावट के चेहरे की पवित्रता एक एक लकीरों से स्पष्ट होती, कहीं कोई छलावा नहीं। एक एक लकीरों से स्पष्ट होती, कहीं कोई छलावा नहीं। न किसी से प्रतिस्पर्धा, वो तो बस अपनों को संवारने की लगन में ईंट ढोती श्रम सुंदरियां। और वाह। ठीक है। और मैं आगे पढ़ दूं? हाँ हाँ, मैं बहुत अच्छा, हम लोग खो गए हैं। आप पढ़ते रहिए, हम लोग सुनते रहिए, बहुत अच्छा। जी, धन्यवाद। जरूर। कितना सुकून है उनके चेहरे पर, जीवन से भरपूर। कैसे रह लेती है वो बिना किसी से ईर्ष्या किए। दोपहर वाह। भोजन के साथ, दोपहर भोजन के समय खिलखिलाती धूप सी उनकी हंसी खिल उठती है क्या उन्हीं अदबनी इमारतों में, और खिलखिला उठता है पूरा वातावरण। कितनी संतुष्टि से खाती है दाल भात और एक टुकड़ा प्याज। 5 स्टार के व्यंजन को चुनौती देता, मन लालायित हो जाता है उस स्वाद को पाने को। कभी कभी तो दूध पिलाती बच्चे को लिए, श्रम करती है मजदूरी ने अचंभित कर जाती हैं। इतनी इच्छा शक्ति, इतना दृढ़ संकल्प, ऐसी अद्भुत क्षमता, ईश्वर ने ये कैसी रचना की है। अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय। ईंट ढोती ये श्रम सुंदरियां। वाह, एकदम भाव विभोर हो गए हैं। और कमेंट आप लोगों का पढ़िए, लोग क्या कमेंट कर रहे हैं। आहा क्या खूबसूरत है, अत्यंत यथार्थवादी। लोगों ने कमेंट से पूरा एकदम भर दिया, इतनी खूबसूरत। धन्यवाद धन्यवाद बहुत धन्यवाद सुंदर। सर। तो मैम बस बहुत ऐसे अच्छा ही। लग रहा है। जी बोलिए। बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपनी कविताएं लोगों तक पहुंचा सकूं, क्योंकि लिखना एक अलग बात है और लोगों तक उस भाव को पहुंचाना भी एक अलग बात है। तो ऐसा जी। मौका मिलना भी हर किसी को नहीं मिलता है, मुझे मौका मिला उसके लिए धन्यवाद। आप इसकी हकदार थी मैम। और आज जो वार्तालाप हो रही है, अभी जो लोग यहाँ पे हैं उपस्थित, ये लोग तो भाव विभोर हो रहे हैं। एंड मैं आशा करता हूँ जो लोग बाद में जुड़ेंगे, आपको देखेंगे, सुनेंगे, वो भी साहित्य की और उनकी रुचि बढ़ेगी, रुझान बढ़ेगी। और मेरा अगला सवाल ही आपसे यही था कि मैम जो लोग आपको सुन के, अभी जो हमारे लेखक लिख रहे हैं उनको सुन के जो जुड़ना चाहते हैं लेखन क्षेत्र में, लेखक के रूप में, लेखिका के रूप में, मैम उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी, आपका क्या संदेश होगा, ये बताइए प्लीज। देखिए, लिखना एक एहसास की बात है। हम जो कुछ भी लिखते हैं वो हमें महसूस करते हैं, उसके बाद हम पूरी ईमानदारी के साथ लिखते हैं। तो जो इस लेखन क्षेत्र में आना चाहते हैं, तो मैं उन्हें सलाह क्या दे सकती हूँ, बस ये कह सकती हूँ मैं अपने जीवन का अनुभव, कि जब मैं कुछ महसूस करती हूँ तो बहुत ही ईमानदारी के साथ उसे लिखने का प्रयास करती हूँ, और बहुत ही संतुलित करके अपने भावों को, सबसे पहले अपने भावों को संतुलित करें, अपने विचारों को संतुलित करें, और बहुत ही ईमानदारी के साथ उनकी पीड़ा से जुड़ जाएं। हम किसी को देख रहे हैं तो जब तक उनकी पीड़ा हमारी पीड़ा नहीं बनेगी, तब तक हम उस पर लिख नहीं पाएंगे। जब हमें लगेगा कि वो मेरी पीड़ा है, तभी लिख पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि इसके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिसे पढ़कर लोग समझ पाए, क्योंकि भाषा जब सरल होगी तभी लोगों तक पहुंच पाएगी। तो सरल भाषा का प्रयोग करना भी जरूरी है, तभी वो जनमानस की भाषा बन पाएगी, जनमानस की आवाज बन पाएगी लेकिन। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो जैसे कि आपने सब चीज बता दिया मैम, आखिरी में कि आपकी आगामी योजनाओं के बारे में, आगामी पुस्तकों के बारे में, आपकी क्या प्रोजेक्ट्स हैं, क्या प्लान है, उसके बारे में अगर आप बताना चाहें तो सभी को बहुत अच्छा लगेगा, एक्साइटमेंट एक फील होगा। वैसे तो मैं चाहती हूँ कि इसके बाद मेरा एक आलेख का एक संग्रह छपे, क्योंकि काफी मैंने काम कर लिया है आलेख पर। आलेख लंबे भी है, छोटे भी है, व्यक्तिगत जीवन के अनुभव पर भी आधारित हैं। तो वैसे मैंने काफी सारे आलेख लिख चुके हैं। तो मैं चाहूंगी कि इसके बाद जो मेरा संग्रह छपे वो आलेख का छपे, और अगले काव्य संग्रह की भी तैयारी मेरी चल रही है, और उसमें भी मैं लगातार लिख रही हूँ। और शायद अगले वर्ष फिर मैं आपके सामने आऊँ कि एक और काव्य संग्रह मेरा छप जाए। एकदम मैम, आशा है कि आपके साथ वार्तालाप होगी। और मुझे स्मरण है कल ही या परसों हमारी वार्तालाप हुई थी, जिसमें आपने बताया था कि जब भी हम वार्ता करनी चाहिए या फिर लेखन होनी चाहिए, तो उसमें क्लिष्ट शब्दों का, यानी कि कठोर शब्दों का, जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
जी मैम, मुझे वो आपकी जो अभिव्यक्ति है बहुत अच्छी लगी थी, तो मैं चाहता था कि उसको मैं दोहराऊँ आपके समक्ष, ताकि लोगों को बिल्कुल। सीख मिले। यहाँ मैम क्या देखते हैं कि जो लोग नए-नए सीखते हैं, तो कुछ एक शब्द को सीख लिया, उस रचना में उसका प्रयोग है या नहीं है, ज़बरदस्ती उसको दिया जाता है और उस रचना बिल्कुल। को भारी भरकम बनाया जाता है। तो आपकी हम्म। इस वाणी से, विचार से मैं काफ़ी प्रोत्साहित हुआ, उत्साहित हुआ। मुझे आकर्षण लगा कि मैं लोगों को बताऊँ, और बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। सच में दिल खुश हो गया। एंड आशा करते हैं धन्यवाद कि सर। आप भी ऐसी, जी मैम, साहित्य शिरोमणि हमारे साथ जुड़ी रहें। साहित्य के प्रति जो आपका ये समर्पण है, त्याग है, देख के बहुत अच्छा लगता है मैम। सत नमन बिल्कुल। आपको, आपकी लेखनी को मेरा, हमारे परिवार का नमन मैम। धन्यवाद और सर। अपना साथ और अपना आशीर्वाद हमारे साथ बनाए रखे, और जितनी भी बिल्कुल। पुस्तकें हमारी आती है उसमें जुड़े, हमारे साथ बने रहे। और हमारा सौभाग्य है कि मैम कि आप हमारे साथ हैं। धन्यवाद। बिल्कुल। धन्यवाद। शुक्रिया मैम, बाय मैम, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। धन्यवाद सभी को गुड नमस्ते। नाइट। जी नमस्ते मैम, नमस्ते। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि थोड़ी देर पहले हम लोग अमृतसर से वार्तालाप हुई, उसके बाद अभी हम लोग पूनम चिन्हा से बात कर रहे थे, और 4 बजे जस्ट अभी से 10 मिनट बाद हम लोग तुरंत जुड़ेंगे भागवत प्रसाद वशिष्ठ सर के साथ, उनकी दूसरी पुस्तक आलोक पथ के लिए। 10 मिनट बाद हम लोग से फिर जुड़ने के तैयार रहे, और आज एक सिलसिला चलता रहे कि बहुत सारे बुक आ चुके हैं। ऑलमोस्ट हम लोग पिछले महीने हमने 30 बुक पब्लिश किए, और फरवरी में हमने 33 बुक पब्लिश किए, तो अभी तक 50 से 60 बुक हमारी पब्लिश हो चुकी है, और सोलो बुक बहुत आने वाले हैं। तो दिल थाम के बैठ जाइए, ये अप्रैल का महीना लाइसेंस से भरा हुआ है। मुझे याद है पिछले साल मार्च के 31 दिनों में मैंने 31 लाइसेंस किए थे। मुझे लगता है अप्रैल के 30 दिन में मुझे 60 लाइसेंस करने हैं। आज 3 हो चुके हैं, 2 हो चुके हैं, तीसरा होने वाला है। कल एक, परसों एक हुआ था, फिर कल भी होगा। तो आप लोग दिल थाम के और समय निकाल के बैठे रहें, हम लोग जल्द ही आपके साथ जुड़ते हैं। धन्यवाद फैमिली। 4 बजे हम लोग तुरंत जुड़ रहे हैं आपके साथ 9 मिनट।